आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। आज ही मराठी नववर्ष की गुड़ी पड़वा की भी शुरुआत है। आज से ही चैत्र नवरात्र उत्सव की भी शुरुआत हो रही है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र उत्सव की शुरुआत आज हो जाएगी। आज मंदिरों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगेगा और पूरे 9 दिन मंदिरों में रौनक दिखाई देगी। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही दिखाई दे रही है। नवरात्र का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। दिल्ली, मुंबई और दिल्ली के ही छतरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक झंडे वालान की तस्वीर है पहली, उसके बाद मुंबई की तस्वीर है और उसके बाद छतरपुर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर माता की पूजा आराधना की जा रही है। अब मेरे साथ मेरे 2 साथी जुड़ चुके हैं। वैष्णो देवी मंदिर से कटरा से अजय बाचलू मेरे साथ हैं और साथ ही लखनऊ के बड़ी काली मंदिर से विवेक राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय बाचलू का रुख कर लेते हैं। अजय, वहां पर कैसी तस्वीर? आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत और पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। कितना उत्साह वहां पर भक्तों में दिखाई दे रहा है? कितनी लंबी लाइन? जी, सबसे पहले दर्शकों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा कि त्रिकूटा पर्वत जिस पर स्वयं माता वैष्णो देवी विराजमान है, उसकी तस्वीरें मैं आपको लाइव यहां कटरा से दिखा रहा हूं। और आज कटरा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है, क्योंकि न सिर्फ नवरात्रों की शुरुआत हो रही है बल्कि जिस तरह से 2-3 दिन की छुट्टियां लगातार पड़ रही है, तो ऐसे में देश भर से श्रद्धालु जो है वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। सजावट की अगर जिक्र करूं तो पीछे सजावट देखिए कि किस तरह से यहाँ पूरे कटरा शहर को सजाया गया है। और जहाँ तक आपने बात की उत्साह की, तो लोग आप देख रहे हैं देश भर से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लोग यहाँ भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। और कतार देखिए, ये वो कतार है जो कटरा में माता वैष्णो देवी की पर्ची के लिए लगी है और ये कतार जो है लगातार बढ़ रही है। सुबह जब हम यहाँ पहुँचे थे तो उस समय इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, थोड़ी रोशनी हो रही है, तो कटरा में लोग पहुँच रहे हैं। बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नहीं, इनसे नाम स्नेहा। कहाँ से आए? असम। असम से आए। मैम, प्लान किया था ऐसे पहले दिन जाना है दर्शन के लिए, अचानक हो गया? नहीं, प्लान किया था क्यों पहले दिन क्यों? पहले दिन ही, क्योंकि उस दिन छुट्टियां बैठ रही थी साथ में और नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस वजह से भी। आप कहाँ से? सर पानीपत से। पानीपत से आए? हाँ आपने जी। प्लान किया था कि हाँ जी सर, 2 दिन पहले प्लान किया था हमने कि वैष्णो देवी जाना है और फ्रेंड के साथ अपने आए हैं। पहले दिन ही क्यों? बस जी, हमें आनंद आता है, हम जब भी आते हैं फर्स्ट टाइम ही आते हैं। पहले नवरात्र। हाँ जी, तो पहले नवरात्र में ही आते हैं। इस तरफ आप भीड़ देखिए, लगातार क्या महिलाएं, क्या छोटे बच्चे लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। और सुरक्षा के अगर मैं इस बार इंतज़ाम कहूँ तो सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जम्मू में कई सारे एनकाउंटर्स हुए हैं, तो उसके बाद यहाँ सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और आप भीड़ देखिए, लोगों की कतार देखिए जो यहाँ थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं ताकि वो माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकें। और ख़ास तौर पर पहले नवरात्र में माता के दर्शनों की अलग ही महिमा है, माता के दर्शनों का अलग ही सौभाग्य है जो यहाँ लोगों को मिल रहा है। और लोग यहाँ लगातार देश भर से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। जी दीपा। बिल्कुल ठीक है। लंबी लंबी कतार और देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। पहला दिन है और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए, उनके दर्शन के लिए लोग अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। लखनऊ का रुख करते हैं। विवेक राय मेरे साथ वहां से बने हुए बड़ी काली मंदिर से। विवेक, वहां कितनी रौनक है? क्या तस्वीर है वहां की? कितनी बड़ी संख्या में वहां भक्त पहुंच रहे हैं? जरा दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त लखनऊ में जिस मंदिर में मौजूद हूं, ये मंदिर बड़ी माँ काली माँ का मंदिर है। 2400 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना करी थी और तब से लगातार इस मंदिर में जो रौनक है वो रहती है। लोग नवरात्र के पहले दिन से लेकर के नवरात्र में तो आते ही हैं, इसके अलावा बाकी 365 दिन भी
लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जो लोगों की भीड़ है, जो उत्साह है, जो उनका माता को लेकर के जो एक तरीके से जो उनकी भक्ति भावना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जय माता दी और जो तमाम जो लोगों की भक्ति भावना है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामने अपने एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए माँ बड़ी काली के दर्शन भी हम आपको सीधे करा रहे हैं। लोग घर बैठे सीधे सीधे माँ बड़ी काली के दर्शन कर सकते हैं। तो ये सीधे एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए ये तस्वीर है। और यहाँ पंडित जी से भी बात करेंगे यहाँ के मंदिर की विशेषता को लेकर के। पंडित जी, 2400 साल पहले लगभग इस मंदिर की स्थापना हुई और क्या विशेषताएं हैं, जरा एबीपी। शंकराचार्य के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई है, जो कि सदियों चली आ रही है। और इस मंदिर की विशेषता है, आज तो पहला दिन है नवरात्र का, प्रथम नाम शैलपुत्री माता का जन्म पहला दिन है। भक्तों की सुबह से 4 बजे से कतार लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। और इस मंदिर की विशेषताएं यही हैं कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चुनरियाँ लोग बांधते हैं, जो भी भक्त हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक समय में जीव बलि इत्यादि भी चढ़ती थी, जो कि अब उस पर रोक लगी हुई है, क्योंकि माँ का कोई ठिकाना नहीं है किस समय कहाँ हो। तो इस वजह से और भी चीज़ें यहाँ के हैं, जैसे कुआं है, इसका भी जल से बहुत चीज़ें हैं, जिससे कि लोगों की ये देवी माता जैसे निकल आती हैं, तो उससे भी जो है नहाने से सब समाप्त हो जाती है। जरा माँ के स्वरूप के बारे में बताइए और इसके बारे में जरा। माँ का स्वरूप तो आप सभी देख ही रहे हैं, बढ़िया श्रृंगार और बढ़िया दर्शन है। और लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, जो कि काली के नाम से विख्यात है। लक्ष्मी नारायण पूरे विश्व में काली की मूर्ति सिर्फ यही एक स्थान है, बाकी कहीं नहीं। ये इस मंदिर की विशेषता भी हो गई। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर हैं, लोग जयकारे भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे। एक तरीके से आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, एक तरीके से नया वर्ष भी है। आप लोग दर्शन करने आए, क्या बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी के दिन है, बहुत अच्छा है। नवरात्रि के दिन इससे अच्छा और कोई दिन नहीं हो सकता है। कैसा महसूस हो रहा है? सुबह सुबह दर्शन कर लिया है आपने, कैसी अनुभूति? और ये टी शर्ट बड़ी शानदार पहनी है। देखिए, आप सभी को पता है कि मैं यूपी स्टेट टीम का कप्तान भी हूँ। यहाँ पर 30 सालों से कम जब से हमारे यहाँ जन्म हुआ है लोकल एरिया में, तब से मैं यहाँ पर पूजा कर रहा हूँ। मनोकामना, ईश्वर ने पूरी मनोकामना यहाँ इस मंदिर में इतना है कि जितने भी कष्ट थे आने के बाद में सब कट जाते हैं। और ये बहुत प्रसिद्ध दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट। हाँ, माँ के दर्शन करने के बाद में बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जो कि हम लोग सोच के आते हैं, मन में प्रार्थना करके आते हैं कि आज ये कष्ट कटेंगे। तो और पूरे साल में देखते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है जिसमें हम लोग सकुशल पूरा परिवार, आज आप ये देख भी सकते हैं कि पूरे परिवार के साथ। पूरे परिवार। क्या नाम भाई साहब? हमारा नाम दुर्विजय सिंह है। दर्शन कर लिया, कैसी अनुभूति? अरे यहाँ बहुत आकर के बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मन प्रसन्न हो जाता है यहाँ आकर के। सुबह सुबह बहुत अच्छा, इसमें मौसम भी आज बढ़िया है। बिल्कुल, आप लोग 5 बजे काफी मान्यता है यहाँ इस मंदिर की, और इसीलिए नवरात्र के पूरे 9 दिनों में ऐसी ही तस्वीर यहाँ से दिखाई देगी। बड़ी संख्या में भक्त लगातार पूरे 9 दिन यहाँ पहुंचेंगे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से अजातिका सिंह भी ज्वाइन कर चुकी हैं, वो जुड़ चुकी हैं। अजातिका, वहाँ की तस्वीर दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और कितना उत्साह है उनमें। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है झंडेवाला मंदिर से। और सबसे पहले जैसा कि आपने सवाल किया कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तो ये देख लीजिए, आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है यहाँ पर नजर आएगी, उत्साह नजर आएगा। और माता शैलपुत्री की कितनी खूबसूरत प्रतिमा मंदिर में इस वक्त सजाई हुई है, मंदिर के प्रांगण को सजाया हुआ है, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत सुंदर तस्वीरें मंदिर की भी दिखाई दे रही हैं। हम लोग कुछ लोगों से भी बात करें, लेकिन पहले दर्शकों के लिए ये झलक दिखाना ज़रूरी है माता शैलपुत्री की। बहुत खूबसूरत प्रांगण जो है मंदिर का वो सजाया गया है। क्या कुछ आप कहेंगे? उत्साह है आप लोगों में? कहाँ से आई हैं आप? आइए कुछ महिलाओं से। प्रीतमपुरा से। प्रीतमपुरा। हाँ जी, माता शैलपुत्री की आपने प्रतिमा देखी, कितनी सुंदर बहुत सुंदर, बहुत खुले खुले दर्शन हुए। जय माता की। जय माता दी। जय माता दी। क्या कुछ कामना करते हैं इस बार माता से, जो मन में मांगे? माँ सबके घर में खुशियाँ दे, सबकी झोलियाँ भरे, माँ सबकी सुख शांति बनाए रखे। कब से आए हुए और दर्शन कब तक हो गए? बस आप 15-20 मिनट लगी है, हो गए दर्शन।
सारे व्रत आप लोग रखेंगे, पहले दिन का व्रत रखेंगे? अभी कुछ पता नहीं है, मैया रानी को जैसे कराएगी वैसे ही कर लेंगे। ऐसा माँ करवाए। जी जी, कुछ और देखिए, आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। सबसे पहले कहाँ से आए? हम गुलाबी बाग से गुलाब खिल के आए हुए हैं। बाग से आए और हमेशा ही आते थे। माँ रानी दर्शन बहुत अच्छा देती है और झोली खुशियाँ से भरती है। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। आप कहाँ से आए? लोग यमुना विहार से आए हैं। बहुत दूर है यमुना विहार। हाँ, हमेशा झंडे वाला मंदिर आते हैं। मान्य मुझे चले थे घर से, 5:30 बजे चले थे और यहाँ पर आए हैं दर्शन करने। दर्शन हो गए आप? हाँ, बहुत अच्छे से। माता रानी ने अपनी कृपा करी है, सामने दर्शन दे रही है। दर्शन अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। हाँ, बताइए क्या बोलेंगे? बताइए। जय माता दी। जय माता दी। वेरी नाइस। जय माता दी। हम भी गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से आए हम लोग, पूरा हर नवरात्रि में आते हैं हम लोग। जय माता दी का बहुत अच्छा लगता है यहाँ सुबह सुबह। इतनी भीड़ जो हो रही है उससे कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी, इतना सिस्टम इतना बढ़िया बना रखा है इन लोगों, किसी कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए सारे लोग आते हैं। तो देखिए, बहुत सुंदर तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, उत्साह दिखा रही हूँ लोगों का, और इसी के साथ में कितनी लंबी कतार है, क्योंकि झंडे वाला मंदिर की मान्यता बहुत है। तो एक बार वो नजर दिखाना भी जरूरी है। जरा देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल ठीक है जातिका, ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे 9 दिन ऐसे ही पहुंचेंगे। मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इसीलिए अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस की एटीएस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस की टीम ने मुख्तार अंसारी गैंग के एक शूटर को ढेर कर दिया है। झारखंड के जमशेदपुर में हुए एनकाउंटर में 2.5 लाख रुपए का इनामी शूटर अनुज कन्नौजिया ढेर हो गया और यूपी एटीएस साथ में जमशेदपुर पुलिस ने मिलकर ये ऑपरेशन किया है। जॉइंट ऑपरेशन है। यूपी एटीएस को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक अनुज कन्नौजिया करीब 15 दिन से जमशेदपुर में छिपकर रह रहा था और जब टीम उसे पकड़ने के लिए गई तो पुलिस टीम पर उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद यूपी एटीएस और जमशेदपुर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई वहां पर की, फायरिंग की, जिसमें अनुज कन्नौजिया मारा गया। और फायरिंग के दौरान यूपी एटीएस के डीएसपी डीके शाही को भी गोली लगी है कहा जा रहा है। उन्हें जमशेदपुर के टाटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कन्नौजिया के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। ये 3 तस्वीर कुख्यात अनुज कन्नौजिया की पहली तस्वीर जो ढेर हो गया है। जमशेदपुर में जब एनकाउंटर हुआ, ये उस वक्त गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं और वहां पर गिरफ्तार करने के लिए यूपी एटीएस की टीम पहुंची थी। जमशेदपुर पुलिस और यूपी एटीएस की ये जॉइंट ऑपरेशन इसको बताया जा रहा है दोनों का। वहां पर जब एनकाउंटर हो रहा था, ये उसी वक्त की तस्वीरें और ये आवाज भी आप सुन सकते हैं। 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था अनुज कन्नौजिया पर। मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर जो कि ढेर हो गया है जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में। यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की ये कार्रवाई है। ये पूर्वी सिंहभूम जिले के गोविंदपुर थाना अंतर्गत अमलताज सिटी में एक यूपी के इनामी अपराध कर्मी के छुपे होने की सूचना थी, जिसे लेकर यूपी एसटीएफ की एक टीम और झारखंड पुलिस की एटीएस टीम के द्वारा गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही थी। छापामारी के दौरान अपराधकर्मी के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम और एटीएस की टीम के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और उस जवाबी कार्रवाई में उसे भी गोली लगी और उसके बाद जब उसका चिकित्सक के द्वारा परीक्षण कराया गया तो उसकी उस दौरान मृत्यु हो गई है। जो एसटीएफ के एक डीवाईएसपी हैं जो कि इस टीम का हिस्सा थे, उनको भी गोली लगी है और बाह में गोली लगी है उन्हें और वो टीएमएच में इलाज थे। अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के चुनावी चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और आज गोपालगंज में अमित शाह रैली करेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। बड़ी खबर यह है कि कल शाम बिहार में बीजेपी के विधायकों, सांसदों और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। बैठक में अमित शाह ने कहा कि जिन बूथों पर बीजेपी कमजोर है उन्हें जीतना है और सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक में यह तय हुआ कि बीजेपी इस बार 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखेगी और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। एनडीए नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। गोपालगंज में अमित शाह की रैली होनी है
और एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के साथ में उनकी मीटिंग भी होनी है। नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात होगी, उनसे भी मिलेंगे। कल जो बैठक हुई वहां पर सांसदों, बीजेपी विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में अमित शाह की, उसमें चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ेगा, इसको भी तय किया गया और साथ ही आक्रामक अंदाज में मैदान में उतरना है, ये अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को भी और नेताओं से भी कहा। बैठक के बाद विधायकों से एबीपी न्यूज ने बात की है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमारे साथ बीजेपी विधायक संजय सिंह हैं। संजय जी, अमित शाह ने सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। चुनावी साल में बिहार आए, क्या कुछ बैठक में तय हुआ? 2025 में पूरा 225 का लक्ष्य तय करके एनडीए की सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ लाना है, यही लक्ष्य तय हुआ। नीतीश की अगुवाई में लड़ना है? बिल्कुल, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं और ये कोई विषय चर्चा का विषय भी नहीं रहा। चर्चा का विषय केवल और केवल ये रहा कि 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग जीत करके 225 से ज्यादा सीटें लेकर बिहार में फिर से सरकार बनाएंगे। हम लोग सबको संगठन पर्व है और चुनाव का लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें हम लोग भाग लेंगे। नीतीश जी पे कोई कंफ्यूजन नहीं चेहरा पे? नहीं, ये सब विषय ही नहीं है। अच्छा, ये सब कोई अब विषय ही नहीं है, ये सब मुद्दा एकदम क्लियर हो चुका है। ऐसा क्या टिप्स है? ये भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन संरचना है और उस पर भी वृहद हमारी चर्चा हुई। और दूसरी बात है कि बिहार के लिए और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संकल्प है कि बिहार जो है, जो हर वर्ष बाढ़ से घिर जाता है, तो हमारी योजना है कि ऐसा कभी भविष्य में न हो। विकास और सुशासन में हम विकास हमारे लिए सर्वोपरि है और यहाँ पर आम आवाम के लिए जो सुख सुविधा होनी चाहिए, उन सारे विषयों को लेकर हमने गहन चर्चा। नीतीश जी के चेहरा पे लड़ना तय है? हमारे तो नेता है, वो हमारे नेता है, सर्वविदित है। आप कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं, हमारा नेता है, उन्हीं के नेतृत्व में। टारगेट कितने सीटों का? हम 2025 में 225 पार करेंगे। तबाही की ग्राउंड गवाही। भूकंप से तबाह म्यांमार में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। म्यांमार में भूकंप से 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 3400 से ज्यादा घायल लोग हुए हैं। वहां अभी भी 139 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। म्यांमार की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा भी चल रहा है। सेना के 118 सदस्यों की मेडिकल टीम वहां पर तैनात है और वायुसेना के 5 विमानों के जरिए 137 टन राहत सामग्री वहां पर भेजी जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए एनडीआरएफ के 80 जवान भी वहां पर तैनात हैं और साथ ही थाईलैंड में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भूकंप से बैंकॉक में 8 लोगों की जान गई है। निर्माणाधीन बिल्डिंग के मलबे में अभी भी 96 लोगों के दबे होने की आशंका है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को निकालने की कोशिशें वहां पर युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। तबाही की ग्राउंड गवाही, ये दर्द की वो कहानी है जो भूकंप से हुई बर्बादी से निकली है। धरती के नीचे हुई हलचल ने बैंकॉक से म्यांमार तक ऐसी बर्बादी मचाई कि हजारों लोग मलबे के नीचे दब गए और जो बच गए वो अपनों को खोने की दास्तान सुना रखे हैं। हम इस खास सेगमेंट में उन्हीं की आंखों देखी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जो बैंकॉक से एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने भेजी है। हमारे संवाददाता वहां गए जहां सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। बिल्डिंग में दरार, डर से हाहाकार, उखड़ा प्लास्टर, सड़कों पर लोग, चारों तरफ मलबे का ढेर। ये भूकंप की वो विनाश लीला है जिसने बैंकॉक जैसे शहर को खंडहर बना दिया है। जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ तबाही और उसकी गवाही नजर आएगी।
क्योंकि शुक्रवार को धरती के नीचे ऐसा बवंडर आया कि पूरा शहर कांपने लगा। कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। इस खौफनाक मंजर को देखने वाला हर शख्स दहशत से भर गया, क्योंकि हालात पहले बुरे थे और अब और बुरे हो चुके हैं। लेकिन इस मुश्किल हालात में भी एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो से आपको हर तस्वीर दिखा रहा है। और सबसे पहले वो उस जगह पहुंचा जहां शुक्रवार को आए भूकंप में एक बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत 5 सेकंड्स में ही ढह गई थी। वक्त 36 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब से भूकंप आया है और ये वही स्टेट ऑडिट का ऑफिस है जो अब तक इसके नीचे बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका है। यही वो बिल्डिंग है मेरे पीछे जो पूरी तरह से धराशायी हो गई थी और अभी भी 96 लोग इस बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। 36 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मलबे को हटाकर लोगों को निकालने का प्रयास यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा किया जा रहा है। स्टेट ऑडिट की इमारत का मलबा चारों तरफ बिखरा पड़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस मलबे में दबे लोगों के लिए एक एक पल भारी है। बात सिर्फ इस इमारत की नहीं है जो ढह गई, क्योंकि जो बच गई हैं उनमें इतनी मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं कि वो टाइम बम की तरह दिखाई दे रही हैं कि पता नहीं कब फट जाए और कब लोगों की जान आफत में आ जाए। क्योंकि ज्यादातर बिल्डिंग्स में दरारें हैं तो कहीं पूरा प्लास्टर ही उखड़ गया है। भूकंप ने यहाँ के रिहायशी इलाकों पर बुरा असर डाला है। एक ये पूरा अपार्टमेंट है और इसके एंट्री गेट पर आप देखिए भूकंप का क्या असर देखने को मिला है। जो इसका प्लास्टर है वो टूटकर नीचे गिरा हुआ है दीवार का और इसके साथ ही साथ दीवार पे क्रैक नजर आ रही है। लोगों को अब इस रास्ते का प्रयोग करने से रोक दिया गया है। यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पर ना जाएं, क्योंकि अभी फिलहाल ये सुरक्षित नहीं है इस गेट से जाना। बिल्डिंग्स में पड़ी दरार और भूकंप के बजते अलार्म से लोगों में दहशत का माहौल है। हर कोई उस खौफनाक पल को याद कर डरा हुआ है। जब भूकंप आया कैसे आप लोगों को पता चला? उस वक्त आप लोगों ने खुद को बचाने के लिए क्या किया? हमारा ऑफिस 16 माले पे है, तो वहाँ से हम लोग किस तरह जान बचा के नीचे आए, वो महादेव ने हमको हमारी रक्षा की है। ऐसा भूकंप जिंदगी में कभी नहीं देखा है। फिर किसी भी तरह जान बचा के स्टेयरकेस के जरिए नीचे आए हैं। 20 माले से मेरी माँ का उम्र 70 के ऊपर हो गया है। बहुत मुश्किल से नीचे आए हैं। फिर 4 घंटा हम रास्ते पे ही थे। उस समय मैं बाहर था, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं और मेरी वाइफ साथ में थे। ड्राइव कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पानी की बोट में बैठा हूँ, ऐसे ऐसे हिल रही थी गाड़ी। जब मैं कार में थे हम दोनों, तो ये मुझे बोल रहे मुझे शायद चक्कर आ रहा है, मेरा बीपी वगैरह लगता है हाई या लो हुआ है, पता नहीं। तो थोड़ी देर मैं तो बैठी हुई थी, मतलब ठीक है ना, कुछ नहीं। 1 सेकंड के बाद देख रही हूँ तो ब्रिज पे पूरे लाइट के खंबे हिल रहे हैं, एकदम जैसे झूला झूल रहा हो वैसा हो रहा है। पीछे से गाड़ी के पीछे देखा तो सब गाड़ियाँ हिल रही थी। और एक बिल्डिंग तो मैंने ऐसी देखी है फर्स्ट टाइम, जैसे कि उसमें स्प्रिंग लगा हो और वो ऐसे वेव हो रही है ना एकदम से। बैंकॉक में ज्यादातर लोग बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, लेकिन भूकंप के वक्त यही इमारतें सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि भूकंप के समय लिफ्ट का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन बिल्डिंग्स इतनी ऊंची होती हैं कि सीढ़ी से ग्राउंड फ्लोर तक जाना आसान नहीं होता। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में बैंकॉक में फंसे भारतीयों ने कैसे जान बचाई, इसकी आप बीती लोगों ने एबीपी न्यूज को बताई। जिस वक्त भूकंप आया तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर दीवारों पर क्रैक आया। आप ये देखिए, ये एक घर में मैं मौजूद हूँ, भारतीय परिवार यहाँ पर रहता है। ये क्रैक इस तरह का इनकी दीवारों पर आ चुका है। और इसके अलावा मैं आपको दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाता हूँ। आप इधर भी देखिए, इधर ये पूरा दीवार यहाँ पर क्रैक हो चुका है। इस घर में भी ऐसे ही क्रैक आपको जगह जगह हर घर में दिखाई पड़ेंगे।
पूरा घर शेक कर रहा था और इतनी आवाज़ें हो रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ें थी, हम लोग बहुत डर गए थे। तो हम 13 फ्लोर पे रहते हैं और 13 फ्लोर से और पूरी लिफ्ट बंद हो गई थी और सब लोग नीचे आ गए थे, हम लोग लेट हो गए थे। तो 13 फ्लोर से हमें नीचे जाने में हम पैदल ही सब लोग जा रहे थे, पर इतना डर लग रहा था क्योंकि उस समय 2 मिनट्स तक कंटिन्यू भूकंप आ रहे थे। इतना ज़्यादा हिल रहा था कि मैं इस टेबल से वहाँ तक जाने में 2-3 बार लड़खड़ा के गिर गया। पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं मैंने, लेकिन जो कल हुआ ऐसा मंजर पहले कभी भी मैंने महसूस नहीं किया था। और एबीपी न्यूज़ हर उस जगह पहुंचा जहां जहां भूकंप के निशान मौजूद हैं, क्योंकि हालात अब भी भयावह हैं। लोग अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कोई 10 घंटे से तो कोई 12 घंटे से अपनों की राह देख रहा है। लोगों के मिसिंग होने की सूचना यहां पर निकलकर सामने आ रही। 4 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और आप देखिए लोगों का दुख बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब लोग अपनों को खोते हैं तो उस या अपनों की तलाश में होते हैं तो उसका दुख ज़रूर समझा जा सकता है। और अभी भी ये इसी नज़र से यहाँ पर देख रहे हैं कि शायद कोई इन्हें वापस मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग इस अंडर कंस्ट्रक्शन जो साइट जहाँ पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ अभी भी इंतजार कर रहे हैं। Many people are there. How many? กี่คนน่ะ 2 คน อ๋อ How many? 12 तो आप देखिए कोई अपनी पत्नी की तलाश में है, कोई अपने माता पिता की तलाश में है और यहाँ पर आस भरी नज़रों से लोग इस बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं कि शायद यहाँ से रेस्क्यू के दौरान कोई इन्हें अच्छी सूचना मिले। इस दौरान एबीपी न्यूज़ संवाददाता विशाल पांडे ने म्यांमार की एक बेटी से भी बात की, जो यहाँ बैंकॉक में फंसी है और उनका पूरा परिवार म्यांमार में फंसा है। क्या खबर आ रही है बर्मा से अभी म्यांमार में भूकंप आने? बर्मा से भूकंप आने के बाद ये ज़मीन जो कार हिल जा रहे थे वहाँ से ज़मीन फट गई, पानी के बीच के घर भी पानी में डूब गई, बिल्डिंग सारे हिलने के वजह से गिर गए, बिल्डिंग भी। आपके मम्मी पापा से आपकी बात हुई, आपके परिवार से आपकी बात हुई? ये से तो मम्मी पापा के साथ मेरे बच्चे के साथ तो बात हो गई, लेकिन बच्चे इतना घबरा के डर के मम्मी पापा करके रो रहे थे बच्चे। 7.7 तीव्रता वाले भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई है कि सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। नुकसान कितना बड़ा है इसका हिसाब लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि कहां-कहां नुकसान हुआ है अभी तक इसकी गिनती ही नहीं हो पाई है। ये हाल सिर्फ बैंकॉक का है, म्यांमार का सूरत हाल तो इससे भी बदतर है। भूकंप की मार से बैंकॉक से लेकर म्यांमार तक त्राहिमाम मचा के ऊंची ऊंची इमारतें, हाईटेक इंतजाम सबने सरेंडर कर दिया है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि बीते 24 घंटे में 15 बार म्यांमार की धरती भूकंप से कांप चुकी है। चौबीस घंटे में 15 झटके, 1000 से ज्यादा मौतें और बेहिसाब तबाही। ये म्यांमार की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि हर दूसरे घंटे में धरती कांपने लगती है। भूकंप के बाद से म्यांमार में इंटरनेट सेवा ठप है, इसलिए ज्यादा तस्वीर बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन जितनी भी आ रही हैं वो अंदर से डरा रही हैं। कई इमारतें और पुल धराशायी हो गए हैं। इसमें वो एवा ब्रिज भी शामिल है, जो कभी म्यांमार की शान होता था, लेकिन भूकंप के विस्फोटकारी झटकों के आगे पूरी तरह से ढह गया। इस पुल का निर्माण 1934 में हुआ था। स्थानीय लोगों के लिए ये केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि इतिहास का हिस्सा था। भूकंप में म्यांमार का पगोड़ा मंदिर भी ढह गया। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल ये मंदिर बेहिसाब सुंदर था और साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन अब मंदिर के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर है। म्यांमार पहले से गृह युद्ध में जल रहा है, ऐसे में भूकंप की मार जले पर नमक की तरह है। हालांकि इस मुश्किल हालात में भारत म्यांमार के साथ खड़ा हुआ है। भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है।
इसके तहत वायुसेना की विमान से राहत सामग्री यांगून भेजी गई है, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर देते हुए लिखा कि इंडियन एयरफोर्स का C-130 फ्लाइट इस सहायता सामग्री को लेकर म्यांमार रवाना हुआ। इस राहत सामग्री में कंबल, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, वाटर प्यूरिफायर, जनरेटर सेट और पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, दस्ताने, खाने के लिए तैयार भोजन और किचन सेट शामिल हैं। इसके अलावा रेस्क्यू टीम और मेडिकल टीम भी इस मिशन के तहत म्यांमार पहुंच रही हैं, ताकि जरूरतमंदों को तुरंत सहायता दी जा सके। ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत ने इस तरह से कोई खास ऑपरेशन शुरू किया है। भारत सरकार समय समय पर संकट की स्थिति में दूसरे देशों को जरूरी सहयोग मुहैया कराने के लिए खास अभियान चलाती रही है और इस बार म्यांमार की मदद कर रही है। फिलहाल म्यांमार में इमरजेंसी लगी हुई है। हालात कब सुधरेंगे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भूकंप ने म्यांमार में कई परमाणु बम के बराबर एनर्जी पैदा की है, जिससे आने वाले दिनों में भूकंप के तेज झटके आ सकते हैं।